वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 18वां, जिसका शीर्षक है टोपी। टोपी इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। टोपी इस पाठ के लेखक हैं सृंजय। इनका जन्म 25 जनवरी 1961 में हुआ है। इनका जन्म स्थान है बिहार में भोजपुर। इनकी जो लेखन शैली की या विधाओं की जो भाषा है वह हिंदी है। उन्होंने अधिकतर रचनाएं अपने हिंदी भाषा में की है। इन्होंने जो रचनाएं की है उनके नाम है कामरेड का कोट तथा नंगा। इनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने, एक कृष्ण प्रताप मूर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर हमने लेखक की संक्षिप्त जानकारी हासिल की है। इस पाठ के द्वारा हमें लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं यह हम पाठ के द्वारा पढ़ेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो लेसन है, उसका शीर्षक है टोपी। अब टोपी यह क्या होता है? एक मनुष्य का सिर पर रखने का एक वस्त्र होता है, एक साधन होता है। टोपी इस पाठ के द्वारा लेखक सृजन इन्होंने समाज में किस प्रकार से राजतंत्र और लोकतंत्र का फर्क होता है इसका वर्णन इस पाठ के द्वारा किया है। यह जो आज का हमारा जो पाठ है ये कहानी है। पसंद आती है ना आपको कहानी है? आपने यह पाठ में जो आज कहानी पढ़ने वाले हैं उसको पहले पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा। एक लोक कथा है। इसमें हमें इस कथा के द्वारा बहुत सुंदर बोध कथा सुनने को मिलने वाली है। मोरल ऑफ द स्टोरी एंड में हमें पता चल जाएगा कि इस पाठ से हमें क्या मोरल लेखक बताना चाहते हैं। यह एक लोक कथा है तथा इसमें सामाजिक सरोकार वर्णन किया है कि किस प्रकार से मनुष्य का सामाजिक सरोकार से लेन देन होता है। फिर इस पाठ में लेखक ने एक राजतंत्र और लोकतंत्र का वर्णन किया है कि जनता किस प्रकार से राजा के राजतंत्र का इसमें मनचाहा काम नहीं कर सकते हैं, तथा लोकतंत्र का मनुष्य के या समाज में किस प्रकार से उसका हृदय परिवर्तन होता है, इसका वर्णन इस पाठ के द्वारा हम पढ़ेंगे। तो हम इस छोटी सी कहानी को आज सुनने वाले हैं और एक सुंदर सी सीख भी हम इससे लेने वाले हैं। तो बच्चों, चलो हम कहानी को पढ़ते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक थी गौरैया और एक था गौरा। अब देखिए, हम भी कहानी सुनते हैं तो उसमें एक राजा रहता है, एक रानी रहती है। तो हमारी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? गौरैया और गौरा। एक थी गौरैया अर्थात गौरैया एक पक्षी होती है, चिड़िया जैसी, और एक था गौरा अर्थात नर गौरैया, उसका पति। तो यहाँ पर एक गौरैया और गौरा की कहानी है। दोनों एक दूसरे के परम संगी थे, परम संगी साथी, कि एक दूसरे के बिना वो रह नहीं पाते थे। दोनों बहुत एक दूसरे पर प्यार करते थे। जहां जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ रोते, एक साथ खाते पीते और एक साथ सोते। तो देखो दोनों किस प्रकार से एक दूसरे के सखी थे, संगी थे, कि वह एक दूसरे के बिना कहीं पर भी नहीं आते थे, नहीं जाते थे, बल्कि खाना भी एक साथ ही खाते थे, एक साथ ही रहते थे, एक साथ हंसते, एक साथ रोते और एक साथ सोते भी थे। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते। भिनसार अर्थात प्रातः काल, बहुत सुबह का समय, सुबह होते ही दोनों अपने खोते से अर्थात घोंसले से निकल पड़ते दाना चुगने के लिए। अब देखिए, मनुष्य क्या करते हैं? अपने अन्न की खोज के लिए काम पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गौरैया और गौरा थी वह सुबह होते अपने घोंसले से बाहर अपना अन्न की खोज में अर्थात दाना चुगने के लिए बाहर जाते थे, और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। झुटपुटा शाम का समय, देखो मतलब ज्यादा अंधकार भी नहीं होता है और ज्यादा
प्रकाश भी नहीं होता है। तो ऐसा जो शाम का संध्या का समय होता है, तो जैसे प्रातः काल से वो अपने दाने की खोज में जाते थे और शाम होते ही वो फिर से खोते में अर्थात अपने घोंसले में आ जाते थे। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। अब देखिए जैसे वह दिन भर अन्न के खोज में जाते थे ना, तो बहुत थक जाते थे, लेकिन जैसे अपने घोंसले में आ जाते वो अपनी सारी थकान भूल जाते थे और दिन भर जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उन्होंने सुना, उसके हिस्सेदारी बटाते। अर्थात दोनों एक दूसरे से अपनी बातचीत शेयर करते थे। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। कौन कह रही है? गौरैया। तो देखो दोनों का जीवन इस तरह अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन शाम की बात है, गौरैया अपने गौरय से क्या कहता है कि आदमी देखते ही कितना सुंदर दिखता है ना जब वो कपड़ा पहनता है। रंग बिरंगा कपड़े पहनने से वह उसकी खूबसूरती बढ़ती है। कितना फपता है, फपता अर्थात सुंदर लगना उन पर कपड़ा। ये बात किसने कही? गौरैया ने। अब उस पर आंसर दे रहा है गौरैया। अब देखो गौरैया क्या कह रहा है कि खाक फपता है। गौरा तपाक से बोला, तपाक तुरंत बोला। अब देखिए गौरैया ने क्या कहा था कि रंग बिरंगे कपड़े पहनने के बाद मनुष्य बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन उस पर तुरंत उत्तर देते हुए गौरा क्या कहते हैं? खाक फपता है। मतलब वो बोलते हैं कुछ नहीं सुंदर विंदर दिखता है वो। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। किसका मानना था? गौरा का। लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। लटजीरा एक प्रकार का पौधा होता है और ऐसा कहा जाता है कि वो पौधा खाने के बाद थोड़ा मनुष्य है ना चक्रा की जैसे बातें करता है, थोड़ा पागलपन उस पर छा जाता है। तो जैसे ही गौरय ने अपना मत व्यक्त किया था कि क्या कि सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहनने पर मनुष्य और भी सुंदर दिखता है, लेकिन गौरा क्या कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं सुंदर दिखता है, बल्कि कपड़ा पहनने के बाद आदमी बदसूरत दिखने लगता है। तब उसके बात सुनकर गौरय को लगता है कि गौरा थोड़ा लटजीरा खाकर आया है, इसलिए ऐसे पागलपन की जैसी बातें वह कर रहा है। गौरैया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी का कुदरती खूबसूरती ढक जो जाते हैं। अब देखिए गौरा अपने बात को मनाते हुए कहने लगता है कि कपड़े पहनने के वजह से क्या हो जाता है कि मनुष्य की, मानव की जो वास्तविक नेचुरल या स्वाभाविक जो खूबसूरती होती है वह कपड़ों के वजह से ढक जाते हैं। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया एक एक कटाव मेरे सामने है। सुघड़ काया सुंदर काया, काया शरीर तन, एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरे आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो, मानुष अर्थात मानव या मनुष्य की तरह अगर तुम खुद को सरापा ढक ले तो, सरापा मतलब एक वस्त्र होता है जो सिर से लेकर पैरों के नखों तक पहना जाता है, उसे कहा जाता है सरापा। तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी या नहीं, ओझल होना गायब होना या छिप जाना। तो देखो गौरा अपनी बात को समझाते हुए कहता है कि कपड़ों के वजह से क्या होता है कि मानवों की या आदमियों की खूबसूरती छिप जाती है। जैसे कि वो उदाहरण दे रहा है कि अभी देखो तुम्हारी सुंदर जो शरीर है, तुम्हारा सुंदर जो रूप है अब मेरे सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर तुमने उसे तन को ढकना नहीं देने वाला सारा वस्त्र अगर तुमने पहन लिया है तो तुम्हारी खूबसूरती दिखाई देगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी तो पहनता है आदमी। अब देखिए दो बात उसने अपनी ओर से कही थी कि कपड़े पहनने से आदमी की खूबसूरती बढ़ती है। अब दूसरा कारण क्या बता रही है कि कपड़े पहनने से वजह से क्या होता है कि मौसम की मार से मनुष्य को संरक्षण मिल जाता है कि ठंडी से, पानी से उसका बचाव हो सकता है, गर्मी से, इन सारी चीजों से, मौसम के अलग अलग मार से उसका बचाव कपड़ों के द्वारा होता है। तू समझती नहीं है, गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उसकी सकत भी जाती रही है, सकत
शक्ति ताकत भी जाती रहे। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है, कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। अब देखिए, पहले उसमें बात काटते हुए गौरा ने क्या कहा था कि इसके वजह से मनुष्य की वास्तविकता खूबसूरती छिप जाती है कपड़े पहनने से। और वह बाद में कहता है कि जो मौसम के जो ऋतु होते जैसे कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, इसको सहन करने की क्षमता मनुष्य कपड़े की वजह से खो चुका है। उसके बाद वो कहते हैं कि कपड़े पहनने में एक समस्या और भी है, कौन सी, कि कपड़ा पहनते ही पहनने वाला की औकात पता चल जाती है। अब देखिए, मनुष्य जिस प्रकार से कपड़े पहनते हैं तो उसके वजह से उसका वास्तविक रूप हमें समझ, उसको वर्गों में बांटा जाता है ना, अलग अलग वर्गों में। जो एकदम अच्छा कपड़ा पहनता है वह उच्च वर्ग का कहा जाता है, और जिसके पास कुछ नहीं होते वो कपड़े, उसके कपड़े कैसे होते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य को उसकी क्षमता, उसकी औकात, वो गरीब है या अमीर है, इस प्रकार की समस्याएं निर्माण हो गई है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो गया है। तो इस प्रकार से व्यक्तियों में उच्च नीचता की भेद या दूसरे प्रकार की उनके हैसियत से लेकर बहुत सारी समस्याएं निर्माण हो गई कपड़े के वजह से। ये बात कौन कर रहे हैं? गौरा। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गौराया बोली। अब देखो, गौरा ने जब अपनी बात को समझाते हुए उस पर कहा तो गौरा ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। मतलब वो कपड़ा पहनना छोड़ दिया है उसने? नहीं। गौराया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह निरा पोंगापन है, अर्थात मूर्खता या पागलपन। कौन कह रहे हैं? गौरा। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते है उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। अब देखिए, गौराई जो है वो चिड़िया यहाँ पर एक दृढ़ता का प्रतीक हमें दिखाई दे रही है कि वो अपने बात से अड़ी हुई है कि नहीं, वस्त्रों की वजह से मनुष्य की खूबसूरती बढ़ती है। लेकिन जो गौरा है वह उसकी बात को न मानते हुए कहता है कि यह सारी बातें कुछ नहीं है, बल्कि यह पागलपन की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं। आदमी ने क्या किया है, सिर्फ अपनी लज्जा को कम करने के लिए या लज्जा को ढकने के लिए उसने कपड़े पहनना शुरू कर दिया, लेकिन उसके वजह से शरीर का पूरा अवयव उसने ढक लिया है। हाथ पैर जो चलते फिरने के काम करने के वास्ते उन्हें भी उन्होंने मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी तो टोपी से ढक लेता है, अपने तो नंगे ही भले। अब देखो पशु पक्षी कैसे होते हैं, वो तो विदाउट कपड़े के होते हैं ना, बिना वस्त्र के होते हैं। तो वह कहते हैं कि हम तो ऐसे ही अच्छे हैं बिना वस्त्र के। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गौराया बोली। मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। अब देखिए, जैसे टोपी की बात आई तो वह बहुत खुश हो गई, बोलती कि मुझे तो वो आदमी बहुत टोपी जो पहनते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी मन हो रहा है कि अब टोपी पहनाऊं। टोपी तू कहाँ पाएगी, टोपी तू पाएगी कहाँ से, गौरा बोला। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है। अब देखिए वो क्या कह रही है गौरा कि मुझे टोपी पहनने की इच्छा हुई, लेकिन गौरा उसे बोलता है तुझे पता है टोपी कहाँ मिलती है और तू कैसे पहनेगी, कहाँ पहनेगी। टोपी कौन पहनता है पता है? आदमियों का जो राजा होता है ना, वह टोपी पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितने का टाट उलट जाता है, मतलब कितने प्रयास करने पड़ते हैं एक छोटी सी टोपी बनाने के लिए। जरा सी चूक हुई कि टोपी उछलने में देर नहीं लगती। टोपी उछलना, अब देखिए यहाँ पर ये मुहावरा है, टोपी उछलना अर्थात बेइज्जत होना। अब देखो, हमारी इज्जत को संभालने के लिए टोपी की भी कितनी संरक्षण करनी पड़ती है। अपनी टोपी सलामत रहे, टोपी सलामत रहना, जान सलामत रहना या इज्जत सलामत रहना, इसी फिक्र में कितनों की टोपी पहनानी पड़ती है। टोपी पहना, देखो अब यहाँ पर अलग अलग 3 मुहावरे दिए गए हैं। टोपी उछालना, टोपी सलामत रखना, टोपी पहनना। टोपी पहनना मतलब दूसरी की चापलूसी करना या दूसरे से काम निकालने के लिए उसके आगे पीछे करना। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़े ही मत। गौरा था तनिक समझदार इसलिए शक्की, जबकि गौराया थी थोड़ी जिद्दी और धुन की
पक्की। देखो अभी हम दोनों का स्वभाव का पता चल रहा है। ठान लिया तो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। अब देखिए जो गौरई थी उसकी जो स्वभाव था वह बहुत जिद्दी थी और वह जो सोचती है वह करने को प्रयत्न भी करती है। अब उसने जो ठान लिया था, निश्चय किया था कौन सा, कि उसको टोपी चाहिए, उसको भी टोपी पहनना है मनुष्य की तरह। अब उसने उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय मान लिया। जहाँ चाह वही रहा। कहते ना कि जहाँ पर हमारी इच्छा होगी वहीं से हम सारे कार्य करते हैं। तो यह जहाँ चाह वहाँ रहा, यह एक लोकोक्ति है। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घुरे पर चुगने निकले। तो जिस प्रकार से तय हुआ था उसके अनुसार दूसरे दिन वह घुरा जहाँ पर कचरा उनका ढेर रहता है वहां पर दाना चुगने के लिए निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाह मिल गया, अर्थात रुई का एक बहुत सारा ढेर था, उसमें रुई मिल गई। मिल गया मिल गया मिल गया, गौराया मारे खुशी के घुरे पर लौटने लगी। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। भिनसार प्रातः काल, खोते से घोंसले से, फबना अच्छा लगना, लटजीरा चिंचड़ा एक पौधा, सुघड़ सुंदर, सरापा नख शिक्षित, सकत शक्ति, पोंगापन मूर्खता। यहाँ पर मुहावरे दिए हैं। बाज न आना, आदत न सुधरना, टाट उलट जाना, दिवाला निकलना, टोपी उछलना, बेइज्जती होना, ठान लेना, निश्चय कर लेना। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से गौरई की इच्छा जागृत हुई थी कि उसको टोपी पहनना है। क्या वो टोपी पहन पाएगी या नहीं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।